नमस्कार, मैं अजय कुमार। अर्थव्यवस्था की खबरें तकनीकी धागे में बुनी हुई होती हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इससे उलझने से कतराते हैं। लेकिन इसमें भी जीएसटी की खबरें न जाने कैसे धागे में उलझी हुई होती हैं कि जो भी इन्हें सुलझाने की कोशिश करता है या जो भी इन्हें उघाड़ने जाता है उसी में जाकर उलझ जाता है। इसलिए हिंदी की दुनिया में अर्थव्यवस्था से जुड़े पाठक कम हैं, तो जीएसटी की खबरों से जुड़े पाठक सबसे कम हैं। पिछले महीने भर से जीएसटी की वजह से राज्यों को अपने राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार किस तरीके से करेगी, इस पर खींचतान चल रही थी। अब जाकर जीएसटी की वजह से राज्य और केंद्र के बीच की खींचतान शांत हुई है। अब यह खींचतान क्या थी, इसे समझने के लिए कुछ कदम पीछे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का मतलब क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहें तो सामान और सेवा कर। मतलब समझे तो ये कि पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर थे, लेकिन साल 2017 में 101वें संविधान संशोधन के बाद सामान और सेवा कर में सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर बदल गए। सामान और सेवाओं की कीमत पर लगने वाले कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहे जाने लगे। वही कर जिसे किसान से लेकर कॉरपोरेट का मालिक सब के सब देते हैं। वही कर जो नमक की एक थैली से लेकर एलसीडी की बड़ी टीवी सब पर लगता है। वही कर जिसका भुगतान भारत के सीमा के भीतर रहने वाला हर एक शख्स करता है। वही कर जिसकी वजह से मध्य वर्ग का यह कहना बिल्कुल बेईमानी लगता है या बिल्कुल गलत है कि मध्य वर्ग की टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। यानी हिंदुस्तान के भूगोल में रहने वाले किसी भी शख्स द्वारा कोई सामान या सेवा खरीदने पर दिया गया टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पहले कई सारे अप्रत्यक्ष करों की दरें हुआ करती थीं। इन सभी करों को एक कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदल दिया गया, लेकिन सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान दर से कर लगाना बिल्कुल नीति सम्मत नहीं था। इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 4 स्लैब बनाए गए, या सभी तरह के सामान और सेवाओं की 4 कैटेगरी में बांटकर उनके लिए कर की 4 दरें तय कर दी गईं। जैसे कि चाय, चीनी, साबुन पर 12 से 18% की दर पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन ऐशो आराम की वस्तुएं जैसे कि एयर कंडीशन पर, कार पर 28% की दर से टैक्स लिया जाता है। जब यह कानून बना तब केवल सरकार ही अपना पीठ नहीं थपथपा रही थी, जीएसटी एक कानून है, बल्कि कई अर्थशास्त्र के जानकार भी इसे बहुत ही शानदार कदम बता रहे थे। सरकार का दावा था कि टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी की वजह से जो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कई टैक्स देने की जगह पर एक ही टैक्स देना होगा, कई तरह के झमेले खत्म होंगे, टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान होगी। इस वजह से टैक्स देने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। तकरीबन 2 साल के बाद की स्थिति यह है कि जीएसटी में सैकड़ों बदलाव किए जा चुके हैं। टैक्स स्लैब का कई बार उलटफेर हो चुका है। जिस जीएसटीएन नेटवर्क के सहारे ऑनलाइन जीएसटी भरा जाता है, उसमें कई तरह की खामियां देखी गई हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कारोबारी के लिए जीएसटी के साथ सामंजस्य बिठाना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हुआ है। इन सब के साथ पिछले साल से चली आ रही भारत की अर्थव्यवस्था की मंदी और कोविड-19 की महामारी जोड़ दिया जाए तो जीएसटी की हालिया हालत यह है कि इसकी इस समय हवा निकल चुकी है। जीएसटी कानून के तहत टैक्स का बंटवारा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के तहत सेंटर और स्टेट के बीच बराबर बराबर किया जाता है। इसको सरल रूप से बता रहे हैं क्योंकि इसमें आईजीएसटी तरह की भी की चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे अब सरल रूप में ही समझा जाए तो जैसे अगर कार खरीदा गया मध्य प्रदेश से और उस पर 28% का जीएसटी लगा, तो केंद्र और राज्य के बीच 14% के हिसाब से कर का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन कर वसूलने का काम केंद्र सरकार का होता है। जब टैक्स वसूलने की संरचना में इतना बड़ा बदलाव हुआ तो देश भर में के जो देश भर के राज्य थे उन्होंने नाराजगी की कि उनका सारा का सारा लोकल टैक्स भी हाथ से चला जाएगा और उनके राजस्व में अचानक से बहुत बड़ी कमी आएगी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून में एक प्रावधान बनाया कि अगले 5 साल तक यानी 2022 तक
केंद्र सरकार राज्यों को होने वाले नुकसान का भरपाई करेगी। इस नुकसान को साल 2015-16 के आधार वर्ष को मानकर हर साल 14% के तौर पर मापा जाएगा, इजाफे के तौर पर। अगर इतनी राशि राज्य के राजस्व में नहीं आती है तो केंद्र सरकार इसकी भरपाई करेगी। अब इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि अगर 2015-16 के वित्त वर्ष में बिहार राज्य की कमाई 100 रुपए है तो जीएसटी आने के बाद यह माना जाएगा कि राजस्व के वित्त वर्ष 2017-18 में बिहार का राजस्व 114 रुपए होना चाहिए। अगर 114 रुपए के बदले राज्य का राजस्व केवल 98 रुपए हुआ तो 16 रुपए की क्षतिपूर्ति यानी नुकसान का भरपाया केंद्र सरकार करेगी। इस नुकसान के लिए भरपाई के लिए जीएसटी कानून के तहत एक कंपनसेशन फंड बनाना तय हुआ था। इस कंपनसेशन फंड में डिमेरिट गुड्स और सर्विसेज जैसे कि सिगरेट को ले लीजिए, इस पर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है, इसका पैसा डाला जाता है। यह पैसा डल भी रहा था कंपनसेशन फंड में, लेकिन 2020-21 के वित्त वर्ष में राज्यों के राजस्व में कुल 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि कंपनसेशन फंड में केवल 65,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। इसका मतलब ये हुआ कि इसका साफ साफ मतलब हुआ कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह किस तरीके से राज्य के तकरीबन 2,35,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करे। राज्यों को इस नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी केंद्र की थी। केंद्र ने कहा कि 97,000 करोड़ का नुकसान तो जीएसटी की वजह से हुआ है, बाकी जो 1,37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वह महामारी की वजह से हुआ है। यह एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में आता है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह इसका भुगतान करे। रही बात 97,000 करोड़ के नुकसान की भरपाई की, तो राज्य इस नुकसान को बाजार से कर्ज लेकर पूरा कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय उनके द्वारा कर्ज लेने में मदद करेगा। केंद्र द्वारा अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से मुंह मोड़ लेना राज्यों को बिल्कुल भी रास नहीं आया। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं थीं, उन्होंने कोर्ट में जाने की धमकी दी कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से नहीं भाग सकता है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने केंद्र सरकार की चालाकी का जमकर विरोध किया। तब जाकर 15 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि जीएसटी लागू होने की वजह से तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार बाजार से उधार लेगी और राज्यों को देगी। लेकिन तब सवाल यह कि क्या इससे केंद्र का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, जिससे बचने के लिए केंद्र सरकार चालाकियां कर रही थी और राज्य को पैसे नहीं दे रही थी? तो जवाब यह है कि सरकार ने इसका भी पेच निकाल लिया, अकाउंटिंग में हेरफेर कर दी। सरकार जो पैसा राज्य सरकार को देगी वह राज्य सरकार अपने खाते में कैपिटल रिसीट की तरह दिखाएगी। बाकी ब्याज का जो भुगतान होगा वह अगले साल में जो कंपनसेशन फंड में पैसा आएगा उस पैसे से किया जाएगा। इस तरह से ना केंद्र का राजकोषीय घाटा बढ़ता दिखेगा और न ही राज्य का कर्जा बढ़ता दिखेगा। अर्थशास्त्री भानुमूर्ति द हिंदू में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार ने अच्छा रास्ता निकाल लिया, नहीं तो बहुत सारे राज्य केंद्र की गैर जिम्मेदारी पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने वाले थे। केंद्र द्वारा निकाला गया यह ठीक रास्ता है। इससे ना तो केंद्र का राजकोषीय घाटा बढ़ता दिखेगा और न ही कमजोर राज्य को बाजारी से उधार लेकर के खुद को और अधिक कमजोरी में धकेलना होगा। अब तक के जीएसटी के सफर से कुछ बातें साफ हो रही हैं। सबसे पहली बात ये कि जो लोग कह रहे थे कि जीएसटी भारतीय कार्य संरचना में सुधार के लिहाज से उठाया गया क्रांतिकारी कदम है, उनकी उम्मीदों को 2 साल के जीएसटी के सफर से करारा झटका लगा है। ना ही जीएसटी के नियम इतने आसान हैं कि एक औसत करदाता जीएसटी की तरफ आकर्षित होकर कर भुगतान में दिलचस्पी ले, और ना ही जीएसटी से राजस्व में भारी इजाफा हुआ है। इन सब के साथ मंदी और महामारी ने तो जीएसटी की पूरी संरचना की कमर ही तोड़ दी है। कई सारे राज्य जीएसटी में अपना भरोसा खोने लगे हैं। अभी तक जीएसटी की वजह से एक महीने में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की कर उगाही की संभावना किसी भी महीने में पूरी नहीं हुई है। पेट्रोल, डीजल या रियल एस्टेट इसके दायरे में लाने का एजेंडा फिलहाल
रोक के रखा हुआ है, खत्म कर दिया गया है। सरकारों की कमाई नहीं बढ़नी है, इसलिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने यह कहा है कि जीएसटी के तहत टैक्स पर टैक्स यानी सेस को 2024 तक लिया जा सकता है। यानी जिस कंपनसेशन फंड का नियम 2022 में खत्म हो जाना था, उसको बढ़ा करके, क्योंकि स्थितियां बहुत विपरीत हैं, बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, 2024 कर दिया गया है। सरकार खुद यह कह रही है कि यह नियम 2024 तक रहेगा। यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार को भी पता है कि बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, टैक्स बढ़ाने की नौबत भी आने वाली है। मलेशिया में 2015 में जीएसटी लागू किया गया था, सिंगल टैक्स वाला जीएसटी था। मलेशिया देश भी भारत के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन मंदी की वजह से साल 2018 में मलेशिया ने जीएसटी को वापस ले लिया। एक खराब अर्थव्यवस्था किसी भी तरह के टैक्स सुधार की संभावना को खत्म कर देती है, वह उसकी दुश्मन होती है। जीएसटी तो बहुत बड़ा टैक्स सुधार है, टैक्स का पूरा ढांचा बदल दिया गया है। अफ्रीका महादेश से भी बड़े देश भारत में जीएसटी लागू किया जा रहा है। मंदी और महामारी भारतीय अर्थव्यवस्था को बद से बदतर बना रहे हैं। ऐसे में एक वैकल्पिक टैक्स सुधार के तहत जीएसटी अपनी साख खोते जा रहा है। राज्य और केंद्र के रिश्ते भी जीएसटी की वजह से बहुत अधिक खराबी के दौर में बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रशासनिक रिश्ते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि जीएसटी बिना रफ्तार की अर्थव्यवस्था में किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाएगा। शुक्रिया।